Hello everyone, welcome to Olive Board. So this will be the part 3 and the final part of RBI circular that are related to January 2025. Let's get the discussion started, and if you want PDF of this particular session or any other session which we are conducting on YouTube, so you can download our application. वहाँ पे आपको सारी चीजें available हो जाएगी. You can also download previous year questions of multiple examination of regulatory bodies and check your preparation status. पहला आरबीआई सर्कुलर आता है आज का, कवरेज ऑफ कस्टमर्स अंडर द नॉमिनेशन फैसिलिटी. सो 17th of January को ये सर्कुलर आया था. बेसिकली द होल ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट द डिपॉजिटर्स नॉमिनेट द बेनिफिशियरीज फॉर स्मूदर क्लेम सेटलमेंट आफ्टर देयर डिमाइज. आरबीआई ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि अभी भी काफी सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें नॉमिनेशन ही नहीं डला हुआ है. राइट, सो आरबीआई हियर इज रीइटरेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉमिनेशन फैसिलिटी फॉर डिपॉजिट अकाउंट्स और सेफ्टी लॉकर्स या फिर कस्टडी आर्टिकल्स. तो ये बैंक्स हो गए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हो गए, इन सबको ये कंप्लायंस एडहेयर करना होगा यहाँ पे. राइट, मेनी अकाउंट्स स्टिल लैक अ नॉमिनेशन डिस्पाइट ऑफ प्रीवियस इंस्ट्रक्शन. मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस के बाद भी काफी सारे ऐसे अकाउंट्स देखे जा रहे हैं जिनके अंदर आज भी नॉमिनी नहीं डला हुआ है. सो एक कस्टमर सर्विस कमिटी रिव्यू करेगी. राइट, CSC कस्टमर सर्विस कमिटी मस्ट पीरियोडिकली रिव्यू द नॉमिनेशन कवरेज. आप ये सर्कुलर के अंदर भी देख सकते हो. राइट, तो पीरियोडिक बेसिस पे रिव्यू होगा कि अचीवमेंट कितना हुआ नॉमिनेशन कवरेज के अंदर. ये कौन चेक करने वाला है? कस्टमर सर्विस कमिटी चेक करने वाली है. जो भी प्रोग्रेस होगी, राइट, सुपरवाइज्ड एंटिटी है, कुछ नहीं, आपकी रेगुलेटेड एंटिटीज ही हो गई. तो सुपरवाइज्ड एंटिटी जो है आपकी, दैट विल रिपोर्ट द नॉमिनेशन कवरेज प्रोसेस. बेसिकली कितनी प्रोग्रेस हो रही है वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कम्युनिकेट कर लेंगे इसको क्वार्टरली बेसिस पे ऑन आरबीआई दक्ष पोर्टल. ठीक है. फ्रंटलाइन स्टाफ मस्ट बी ट्रेन टू ऑब्टेन नॉमिनेशंस एंड असिस्ट लीगल हेयर्स इन क्लेम सेटलमेंट. जो बैंक का फ्रंटलाइन स्टाफ होता है उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नॉमिनेशंस यहां पे करवा पाए और लीगल हेयर्स की क्लेम सेटलमेंट के अंदर असिस्टेंस उनको दे पाए. क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे नॉमिनेशन नहीं किए हुए हैं और आपको पता है लीगल हेयर्स को काफी लेंदी प्रोसेस करना पड़ता है अगर नॉमिनेशन नहीं है अकाउंट में तो. राइट, इसी वजह से ये सारा यहां पे डिस्क्लोजर दिया हुआ है. अभी जिन लोगों को नहीं पता कि दक्ष पोर्टल क्या होता है, तो दक्ष पोर्टल बेसिकली एक आरबीआई का सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है फॉर एफिशिएंट कंप्लायंस ट्रैकिंग. सो कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजें कहां पे सुपरवाइज होती हैं? दक्ष पोर्टल पे सुपरवाइज होती है. सो दिस हेल्प्स आरबीआई इन रिस्क असेसमेंट, इन रेगुलेटरी मॉनिटरिंग ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दिस ऑल्सो इंश्योर सीमलेस रिपोर्टिंग बिटवीन सुपरवाइज्ड एंटिटी एंड आरबीआई. जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम रिपोर्टिंग एंटिटी भी बोलते हैं, उनके और आरबीआई के बीच में सीमलेस रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये दक्ष पोर्टल का बेसिकली काम है. 2022 के अंदर ये लॉन्च हुआ था. सो बैंक यूज दक्ष पोर्टल टू सबमिट कंप्लायंस रिपोर्ट, फ्रॉड रिपोर्ट, रिस्क असेसमेंट डेटा, अनेबलिंग रियल टाइम रेगुलेटरी ट्रैकिंग. तो ये सारी रिपोर्ट्स दक्ष पोर्टल पे जाती हैं ताकि रियल टाइम रेगुलेटरी ट्रैकिंग हो पाए कि डायरेक्शंस के ढंग से कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं. राइट, जो आरबीआई डायरेक्शंस इशू कर रहा है उसको ढंग से कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं, ये सब दक्ष पोर्टल पे होता है. अगला आता है प्रिवेंशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स परपेट्रेटेड यूजिंग वॉइस कॉल्स एंड एसएमएस. आप सभी को पता है जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स अभी रिसेंटली हो रहे हैं वो सारे वॉइस कॉल और एसएमएस के थ्रू मेजरली यहाँ पे फ्रॉड्स किए जा रहे हैं, है ना. सो ये सेफगार्ड मेजर इसी वजह से आया है, ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन. सो द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द साइबर फ्रॉड्स यूजिंग कस्टमर मोबाइल नंबर्स फॉर स्कैम. वाई मोबाइल नंबर? क्योंकि मोबाइल नंबर क्या है? क्रिटिकल आइडेंटिफायर है फॉर अकाउंट ऑथेंटिकेशन. आप सभी जानते हैं मोबाइल पे सारे ओटीपी आते हैं. राइट, सारे ट्रांजैक्शंस आप मोबाइल फोन से कर सकते हो. सो फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं? मिसयूज कर देते हैं फॉर फिशिंग अटैक्स. राइट, तो बेसिकली फिशिंग अटैक्स क्या होते हैं? एक आपने फेक पेज बना लिया, सेम एचडीएफसी बैंक जैसा दिख रहा है. अब क्या होगा ना, कस्टमर आएगा, वो इस पेज पे अपना क्रेडेंशियल्स डाल देगा, आईडी पासवर्ड डाल देगा, और ये आईडी पासवर्ड, क्योंकि ये फेक पेज है, या आईडी पासवर्ड कहां चला जाएगा? हैकर के पास चला जाएगा. दिस इज नथिंग बट अ फिशिंग अटैक. सिम स्वैप्स हो गया या फिर फेक कस्टमर सर्विस स्कैम्स हो गए, ये सारे स्कैम्स रिसेंटली देखे गए हैं. तो ये सारे मोबाइल फोन से ही जनरली ट्रिगर होते हैं.
Regulated entities must take proactive steps to prevent fraud, including using the mobile number revocation list. तो एक MNRL बना हुआ है, मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट बना है, आप उसको यूज करो फ्रॉम DOT's डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म. सो बेसिकली ये सारे वो मोबाइल नंबर्स हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े से स्केप्टिकल है. ओके, verifying the customer care number with DOT for publishing on the Sanchar Sathi portal, using the 1600 वाला number series for transactional or service calls, right? 140 series बची हुई है for promotional calls. Educating the customer on fraud prevention via email, SMS and regional languages. अभी मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट क्या होती है उसको भी समझ लेते हैं. सो मेंटेन्स अ रियल टाइम लिस्ट ऑफ डिसकनेक्टेड और फ्रॉड लिंक्ड मोबाइल नंबर. जितने भी फ्रॉड से लिंक्ड मोबाइल नंबर हैं या फिर ऐसे मोबाइल नंबर जो डिसकनेक्ट हो चुके हैं वो सारे आपके कहाँ होते हैं, एक लिस्ट में होते हैं. उसी को बोलते हैं MNRL लिस्ट, मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट, राइट. अब इसके अंदर भी कैटेगराइज होता है कि फेक डॉक्यूमेंट्स वाले हैं, फेल्ड री वेरिफिकेशन वाले हैं, इन्वॉल्वमेंट इन साइबर क्राइम है ऐसे मोबाइल नंबर, या फिर मिसयूज किए हैं फ्रॉडस्टर्स ने, या फिर किसी में रिचार्ज नहीं हो रहा, काफी टाइम से यूज नहीं हो रहा, वो भी इस लिस्ट के अंदर आ जाते हैं. इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर. सो कस्टमर शुड अवॉइड शेयरिंग OTPs एंड पर्सनल डेटा ओवर कॉल्स एंड SMS. वेरीफाई द नंबर बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू एनी काइंड ऑफ कस्टमर सर्विस कॉल. कोई भी कस्टमर सर्विस को कुछ भी डेटा देने से पहले वेरीफाई कर लो. तो यही इस सर्कुलर का एम है, राइट. तो बैंक का क्या एक्शन है यहाँ पे, मॉनिटर एंड ब्लॉक सस्पिशियस अकाउंट लिंक टू रिवोक्ड मोबाइल नंबर. ऐसे अकाउंट जो लिंक हो रहे हैं रिवोक्ड मोबाइल नंबर से उनको वहां पे मॉनिटर करो और ब्लॉक कर दो, राइट. गाइडलाइंस फॉर कमर्शियल कम्युनिकेशन वाया कॉल्स एंड SMS. तो ये गाइडलाइंस भी हैं कमर्शियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड. इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रेगुलेट द टेलीमार्केटिंग कॉल्स. बहुत सारे टेलीमार्केटिंग के कॉल्स भी आते हैं, SMS भी आते हैं, राइट. अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन मैं बोल सकता हूं, कमर्शियल कम्युनिकेशन यहां पे हो रहा है, राइट. उन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए यहां पे टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन प्रेफरेंस रेगुलेशन 2018 आया था, दैट गवर्न्स द कमर्शियल कम्युनिकेशन. यहां पे एंटिटीज जैसे कि बैंक हो गए, स्टॉक ब्रोकर हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गए या दूसरे एंटिटीज भी हो गए, उनको रजिस्टर करना है एक DTL प्लेटफॉर्म पे. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी. अभी आप बार बार देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स और कुछ नहीं बल्कि आपके ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है, राइट. सो दिस इज अ क्वाइट हॉट टॉपिक. मैं बार बार रिइटरेट कर रहा हूं कि ये टॉपिक आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर्टिकुलरली इस बार के एग्जामिनेशन के लिए, राइट. सो बिफोर सेंडिंग एनी कमर्शियल मैसेज उनको DLT प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होना पड़ेगा. 140 सीरीज यूज करनी पड़ेगी अगर प्रमोशनल कॉल है, 160 सीरीज कॉल की यूज करनी पड़ेगी अगर वो सर्विस या ट्रांजैक्शनल कॉल है, ताकि जिसको कॉल आ रहा है वो भी आइडेंटिफाई कर पाए, राइट. रजिस्टर द वॉइस हेडर एंड SMS हेडर फॉर आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन. रजिस्टर द कंटेंट टेम्पलेट विथ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, ताकि मैसेज जो है वो यूनिफॉर्मिटी से जाए, ओके. सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस. सेंडर मस्ट मेंटेन कस्टमर डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी. ऑथराइज्ड जो भी सेंडर के पास डेटा है उसके पास कस्टमर का डेटा का कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी हो गया यहाँ पे. अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कस्टमर डेटा बाय टेली मार्केटर विल रिजल्ट इन ब्लैक लिस्टिंग फॉर अप टू 2 years. अगर आपने अनऑथराइज्ड यूज कर लिया है तो यहाँ पे आपकी ब्लैक लिस्टिंग भी हो सकती है फॉर 2 years. Any non-compliant sender risk disconnection of the telecom services. What is matter? What is why it matters basically? So this helps in fraud prevention, right? This helps in fraud prevention and scam while ensuring that legitimate financial communication are easily identifiable. For customer, they can register in DND, right, to promote the promotional calls. और वो स्कैम भी रिपोर्ट कर सकते हैं TRI के साइट पे. डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन फॉर SMS एंड वॉइस मार्केटिंग. सो कस्टमर्स मस्ट गिव द डिजिटल कंसेंट बिफोर रिसीविंग एनी काइंड ऑफ प्रमोशनल मैसेज. और ये सारी बहुत यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है. आई डोंट थिंक दिस इज वेरी मच रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. मेजर चीजें पता होनी चाहिए, राइट. बहुत डिटेल्स में सर्कुलर को नहीं पढ़ा जाता, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पढ़ी जाती है.
फ्रॉड रिपोर्टिंग, सो फ्रॉड का कम्युनिकेशन कहां पे होगा? सो डीओटीज चक्षु प्लेटफॉर्म पे होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और कोई फाइनेंशियल फ्रॉड है तो वहां पे साइबर क्राइम हेल्पलाइन पे रिपोर्टिंग होगी। अगला आता है गाइडलाइंस ऑन सेटलमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ बोरोवर्स बाय एआरसी। एआरसी कुछ नहीं होता आपका, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होता है, राइट। अभी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, राइट। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होता है वो समझ लेते हैं। सो एआरसी इज अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट बायज नॉन परफॉर्मिंग असेट। सो बेसिकली एआरसी क्या करता है? एनपीएस को बाय करता है। सर एनपीएस को कौन बाय करना चाहेगा? जो डूबता हुआ पैसा उसको कौन बाय करना चाहेगा? तो देखो ऐसा नहीं कि एनपीए अगर 100 रुपी का है तो वो 100 रुपी पे बाय कर लेगा, वो इसको 60 रुपी 50 रुपी ऐसे पे बाय करेगा, मतलब एट अ डिस्काउंट बाय करेगा। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, ये एनपीएस बैंक का बहुत बड़ा इशू है, राइट। एनपीएस बैंक का बहुत बड़ा इशू है। तो मान लो कोई एक बैंक है, उसके पास 100 करोड़ का एनपीए पड़ा हुआ है, राइट, ये एनपीए में कन्वर्ट हो चुका है। तो एआरसी क्या करेगा? लिक्विडिटी इंजेक्ट कर लेगा, वो 100 रुपी का एनपीए मान लो 60 रुपी में ही बाय कर लेगा, राइट, 60 रुपी में ही बाय कर लेगा। और बैंक को क्या हुआ? इमीडिएट लिक्विडिटी मिल गई 60 रुपी की इस वजह से। सो बेसिकली ये एआरसी का कॉन्सेप्ट होता है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का फुल फॉर्म होता है। पहले भी हम ये काफी बार डिस्कवर कर चुके हैं। पर्पस क्या रहता है? ये हेल्प करता है बैंक को ताकि वो क्लीन कर पाए अपनी बैलेंस शीट को, जो स्ट्रेस्ड असेट है उनको क्लीन कर पाए अपनी बैलेंस शीट से, इंप्रूव क्रेडिट फ्लो, राइट, इससे क्रेडिट फ्लो बेटर हो जाए। यूजेस वेरियस रिकवरी मैकेनिज्म लाइक रीस्ट्रक्चरिंग डेट, सेटलमेंट विद बोरोवर, सेलिंग द असेट्स, राइट, ये सारा इसका पर्पस रहता है। बेसिकली बैंक की बैलेंस शीट क्लीन हो जाए और उनको लिक्विडिटी भी मिल जाए। रेगुलेशन इंडिया के अंदर आरबीआई इसको रेगुलेट करता है बेसिकली, एआरसी कंपनीज को, राइट। एआरसी कंपनीज क्या है? ये सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर भी गिवन है। सो बेसिकली दे एक्वायर बैड लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड इशू सिक्योरिटी रिसिट्स। तो होता क्या है ना, एक बैंक के पास जो एनपीएज हैं उनको एआरसी ले लेगा, अब रिटर्न में कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो यहां पे तो रिटर्न के अंदर क्या दे देते हैं वो लोग? बैंक को लिक्विडिटी दे देते हैं। और जो एआरसी के इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने पैसा लगाया होता है बेसिकली एआरसी के अंदर, अल्टीमेटली वही तो बाय कर रहे हैं एनपीए, तो एआरसी उनको क्या दे देती है? सिक्योरिटी रिसीट्स दे देती है इन्वेस्टर्स को, राइट। मान लो इन्वेस्टर ने 60 रुपीज लगाए, एआरसी ने 60 रुपी से क्या किया? एनपीए बाय कर लिया, 60 रुपी बैंक को दे दिए, एनपीए खरीद लिया। इन्वेस्टर को क्या मिला? कुछ तो रिसीट मिलनी चाहिए ना, कुछ तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए ना, तो इनको सिक्योरिटी रिसीट्स मिलती है एआरसी की, ओके। इंडिया में बात करें तो बहुत सारे एआरसीज हैं, जैसे एडलवाइस हो गया, रिलायंस एआरसीज हो गया, ये कुछ मेजर प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर। अभी बात करते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या सर्कुलर आया है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एआरसी। सो आरबीआई ने यहां पे रिवाइज करी है गाइडलाइंस फॉर एआरसी कंसर्निंग द सेटलमेंट ऑफ ड्यूज ओड बाय द बोरोवर्स, राइट। तो यहां पे अमेंड किया गया है मास्टर डायरेक्शंस को जो आरबीआई ने एआरसी के लिए दिए थे, दैट टू इन 2024। सबसे पहला अमेंडमेंट, बोर्ड अप्रूव्ड सेटलमेंट पॉलिसी। जो भी सेटलमेंट पॉलिसी बनाई जा रही है, राइट, एआरसी को क्या करना है? एक इस्टेब्लिश करना है एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी को, जिसमें डिटेल में क्राइटेरिया दे दो फॉर सेटलिंग द बोरोवर ड्यूज, कि बोरोवर के ड्यूज कैसे क्या सेटल होंगे, एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट्स आ गई उसमें, एक्सेप्टेबल कंसेशन हो गया फॉर डिफरेंट एक्सपोजर कैटेगरीज, मेथड टू डिटरमाइन द रियलाइजेबल वैल्यू, सिक्योरिटी की रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकाली जा रही है वो हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के अंदर आपको क्लियरली बतानी पड़ेगी। फिर आता है असेसमेंट बिफोर द सेटलमेंट। सेटलमेंट शुड ओनली बी परस्यूड आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल द रिकवरी एवेन्यू। अरे पहले रिकवरी करने का तो ट्राई कर लो, रिकवरी अगर हो रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो रही है तो फिर सेटलमेंट पे जाओ। सो दैट्स व्हाट इज रिटन हियर, सेटलमेंट शुड ओनली बी परस्यूड आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल द रिकवरी एवेन्यू। सबसे पहले तो देखो बोर्ड अप्रूव्ड सेटलमेंट पॉलिसी बना लो, वो बन गई तो उसके बाद आप असेसमेंट बिफोर सेटलमेंट, सेटलमेंट बाद में करना, पहले आप ट्राई करो कि आपके रिकवरी एवेन्यूज क्या है, सारे एक्सप्लोर कर लो, फिर नहीं होता है तो फिर सेटलमेंट के उधर जाओ। एंड डिटरमाइनिंग द सेटलमेंट इज द मोस्ट वायबल ऑप्शन। पहले देख लो कि सेटलमेंट एक अच्छा वायबल ऑप्शन है भी कि नहीं, हो सकता है पैसा बिना सेटलमेंट के भी रिकवर होने का चांस हो,
राइट। तो वही चीज आपके यहाँ पे सर्कुलर के अंदर भी गिवन है कि एक तो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बना दो, राइट, वहां पे कट ऑफ डेट दे दो एंड थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड, और सेटलमेंट shall be done only after all the possible ways for recovery have been examined, और वो बेस्ट वायबल ऑप्शन लग रहा है आपको सेटलमेंट करना, तभी उसको किया जाएगा। वैल्यूएशन कंसिस्टेंसी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, आपके कितने कैश फ्लोज होते हैं उस पर डिपेंड करती है। तो कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ, इन दोनों का डिफरेंस करके जब इसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे ले आते हैं उसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। बेसिकली आपके जितने इनफ्लोज हो रहे हैं, लेट सपोज मेरे 1 लाख के इनफ्लोज हो रहे हैं आने वाले 5 साल में, और मेरे 60,000 के आउटफ्लोज हो रहे हैं, सो 40,000 रुपये क्या हो गया मेरा नेट वैल्यू हो गया। अब इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू पे करने के लिए मैं इसको प्रेजेंट पे लेके आऊंगा, मतलब डिस्काउंटिंग करूंगा। क्या करूंगा? डिस्काउंटिंग करूंगा, राइट, इसकी डिस्काउंटिंग करूंगा। सो दैट्स बेसिकली द प्रोविजन हियर। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू of the settlement should generally not be less than the realizable value। जो आपकी realizable value आ रही है कम से कम या तो उससे ज्यादा हो या एटलीस्ट इक्वल तो हो, ऐसा नहीं हो कि लेस देन हो जाए, ये नहीं चलेगा। एनपीवी उससे कम नहीं चलेगी, रियलाइजेबल वैल्यू से या तो ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, ठीक है। सो signifies discrepancies between the initial asset valuation and those at the settlement must be documented with reasons here। फिर पेमेंट स्ट्रक्चर की भी यहां पे बात करिए। लमसम पेमेंट्स आर प्रेफर्ड फॉर सेटलमेंट। सेटलमेंट हो रहा है तो यार एक साथ दे दो ना, लमसम दे दो। वो भी क्या इंस्टॉलमेंट में दोगे क्या? इंस्टॉलमेंट अगर जरूरी है तो ही दी जाएगी, बट इट शुड बी बैक्ड बाय अ क्रेडिबल बिजनेस प्लान। आप एक बिजनेस प्लान शेयर कर दो, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो शेयर कर दो बोरोवर के, तब जाके आपको ये इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा। नहीं तो अगर सेटलमेंट में आप जा रहे हो तो लमसम ही आपको करना पड़ेगा, राइट। और यही चीज सर्कुलर में भी गिवन है, आप यहां देख सकते हो नेट प्रेजेंट वैल्यू रिलेटेड डिस्कशन की शुड नॉट बी लेस देन द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज, पहला पॉइंट। दूसरा, सेटलमेंट जो है वो प्रेफरेबली आपको लमसम में ही करना होगा। अगर आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो तो फिर एक काम करो, आपका बिजनेस प्लान शेयर कर दो और प्रोजेक्टेड अर्निंग कैश फ्लोज भी शेयर कर दो, राइट। दैट इज द बेसिकली प्रोविजन। फिर आता है ओवरसाइट ऑफ हाई वैल्यू अकाउंट, राइट। यहां पे आपको हाई वैल्यू अकाउंट देखना पड़ेगा। हाई वैल्यू अकाउंट का मतलब है कि आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल जो है, यहां पे आपका जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपए। अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो रहा है सो दैट विल बी कॉल्ड एज हाई वैल्यू एक बार के लिए, राइट, एट द टाइम ऑफ असेट एक्विजिशन। अगर 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है बोरोवर का, तो IAC लगेगा, इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी लगेगी। An independent advisory committee comprising of professionals with technical, financial and legal expertise must evaluate the settlement proposal। आपका जो settlement proposal हो रहा है उसको IAC इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी, जिसके अंदर काफी सारे प्रोफेशनल्स होंगे, वो उसको चेक करेगी, राइट, वो उसको evaluate करेगी। The ARC board इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ARC के बोर्ड में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, शुड रिव्यू द AIC's रिकमेंडेशन। इस AIC के रिकमेंडेशन को कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेक कर लें, रिव्यू कर लें, एंड डॉक्यूमेंट देयर रैशनली, खुद का रैशनली भी डॉक्यूमेंट कर लें अप्रूव होने से पहले की बात है, राइट। तो सबसे पहले अगर 1 करोड़ से ऊपर का मैटर है तो IAC यानी कि इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी जो होती है वो इवैल्यूएट करेगी सेटलमेंट को। वो इवैल्यूएट कर ले, उसके बाद 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो ARC के बोर्ड में है वो इवैल्यूएट करेंगे कि IAC ने क्या इवैल्यूएट किया है, राइट। सो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्कुलर में दे रखा है। प्रोसीजर फॉर स्मॉल अकाउंट, अगर स्मॉल अकाउंट है मतलब 1 करोड़ से कम का है, राइट, या फिर अप टू 1 करोड़ है, तो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन द असेट एक्विजिशन शुड नॉट पार्टिसिपेट। जो इंडिविजुअल असेट के एक्विजिशन में इन्वॉल्व हुए थे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सेटलमेंट प्रोसेस में, राइट, नहीं तो बायसनेस हो जाएगी। क्वार्टरली रिपोर्ट ऑन दिस सेटलमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द बोर्ड और डेजिग्नेटेड कमिटी हियर। और कुछ स्पेशल केसेस भी दे रखे हैं फ्रॉड और विलफुल डिफॉल्ट के। सो सेटलमेंट इन्वॉल्विंग बोरोवर्स क्लासिफाइड एज फ्रॉडस्टर्स और विलफुल डिफॉल्टर्स must adhere to the guidelines outlined for the high value account regardless of the amount।
राइट, वो अमाउंट के रिगार्डलेस आपको उन गाइडलाइंस को फिर कंप्लाई करना पड़ेगा अगर फ्रॉडस्टर और विलफुल डिफॉल्ट का केस है तो। लीगल कंप्लाइंस, ऑल सेटलमेंट शुड कंप्लाई विद द एग्जिस्टिंग लॉज। इफ लीगल एक्शंस आर अंडरवे, एनी सेटलमेंट रीच्ड मस्ट रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द रेलेवेंट जुडिशियल अथॉरिटी। राइट, तो बेसिकली ये आपका प्रोविजन है, मेजर चीजें इसके अंदर आपको पता होनी चाहिए सर्कुलर की। ये रिवाइज गाइडलाइंस बेसिकली स्टैंडर्डाइज करने के लिए एआरसी की प्रैक्टिस को दी गई है। राइट, इनका एम क्या है? टू स्टैंडर्डाइज द एआरसी की प्रैक्टिसेस, इंश्योरिंग दैट द सेटलमेंट्स आर कंडक्टेड इन ट्रांसपेरेंटली एंड इक्विटेबली। राइट, इसलिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी का कॉन्सेप्ट भी लाया गया है और उसको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चेक कर रहे हैं। सो इससे पता चलता है कितनी ट्रांसपेरेंसी यहाँ मेंटेन की गई है, इक्विटेबल काम किया गया है या नहीं किया गया है। राइट, और ये जरूरी है क्योंकि एआरसी क्या है? बेसिकली एक मिडिल मैन ही तो है। अल्टीमेटली तो इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व है, बैंक भी इन्वॉल्व है, बोरोवर भी इन्वॉल्व है। राइट, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है ऐसे केसेस में। अगला सर्कुलर आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है तो हम पहले टर्मिनोलॉजीज को ब्रेक करते जाएंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट एक टर्म आ गई, फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एक और टर्म आ गई, एचएफसीज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक और टर्म आ गई। तो एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। सो बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर विद मेच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर। तो यहाँ मेच्योरिटी पीरियड जो 1 साल से ज्यादा है उसकी बात चल रही है। राइट, यहाँ पे उसकी बात चल रही है जिसका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, एनबीएफसी कंपनीज होती है। ये प्रोवाइड करती है हाउसिंग लोन टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। किस लिए? ताकि वो लोग परचेज कर पाए, कंस्ट्रक्शन कर पाए या फिर रेनोवेशन करवा पाए अपने हाउसेस का। राइट, ये बेसिकली दूसरी एनबीएफसीज की तरह नहीं, इसका स्पेशलाइज्ड काम होता है होम लोन पे फोकस करना। राइट, ये होम बायर्स को, डेवलपर्स को, बिल्डर्स को, इन सभी को यहाँ पे फाइनेंस कर सकती हैं। अभी ये रेगुलेटेड की जाती है आरबीआई के द्वारा। पहले एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक इसको रेगुलेट करता था, पर आजकल आरबीआई ही इसको रेगुलेट कर रहे हैं। सो बेसिकली आरबीआई के डायरेक्शंस बने हुए हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे 2021 के, वहां से ये सब गवर्न होता है। तो दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द लिक्विडिटी नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लाइक अदर एनबीएफसीज। राइट, तो उनको भी बहुत सारा कंप्लाइंस यहाँ पे करना पड़ता है। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एलआईसी हो गया आपका, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये कुछ एचएफसीज के यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगली टर्मिनोलॉजी आती है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। यहां पे तो नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो अभी समझते हैं डिबेंचर क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं डेट क्या होता है। डेट के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, बॉन्ड्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, राइट, और लॉन्ग टर्म लोन्स भी आ जाते हैं। तो ये तो होता है डेट, उसका एक पार्ट होता है डिबेंचर। तो बेसिकली ये एक फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी है। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी। अभी डिबेंचर जो है वो तो डिबेंचर है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या है? ऐसे डिबेंचर जो कन्वर्ट ना हो सके, मतलब कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर भी हो सकते होंगे, राइट, कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर भी होते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल क्या होते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। लेट सपोज मैंने आप लोगों को 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर इशू किए। आप लोगों से 1 करोड़ रुपए ले लिए, आप लोगों को 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर दे दिए, राइट। मैंने एक कंडीशन डाल दी कि मैं आप लोगों को ये पैसा नहीं देने वाला हूं, दिस इज अ लोन, दिस इज अ लोन, पैसा तो वापस देना पड़ेगा। मैंने बोला पैसा नहीं दूंगा, what I can do is I can convert your debentures into equity. I will convert the debentures that you are having of my company into equity shares of my company. So मैं क्या कर रहा हूं, आपके डिबेंचर आप लोगों से लूंगा, 1 करोड़ रुपए आपको नहीं दूंगा, पर 1 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर्स दे दूंगा। दैट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर। अभी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब इनको मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता, कहने का मतलब इनका तो प्रीपेमेंट, इनका तो रीपेमेंट ही होगा, पैसा देना पड़ेगा,
कन्वर्ट नहीं कर सकता। अभी पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा। इट इज अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट issued by corporations, financial institutions to raise funds. Unlike convertible debentures, NCDs cannot be converted into shares. मतलब इनको मेरे को फिक्स्ड पेमेंट करना ही पड़ेगा, प्रिंसिपल का भी और इंटरेस्ट का भी। ठीक है, प्रिंसिपल का भी और इंटरेस्ट का भी, राइट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? जब मैं कुछ स्पेसिफिक लोगों को शेयर्स इश्यू करता हूं, मतलब मैंने आईपीओ नहीं किया, जनरल पब्लिक को नहीं दिया, कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही दिया, राइट। म्यूचुअल फंड कंपनीज को दे दिया, एलआईसी को दे दिया, ऐसे करके कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही दिया, सबको नहीं दिया। दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। सर्कुलर क्या बोलता है? बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ एनसीडीज विथ मेच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर बाय एचएफसीज, इसका रिव्यू हो रहा है। सो बेसिकली क्या डिसाइड किया गया है कि जो गाइडलाइंस है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ एनसीडीज की, जो कि अभी फिलहाल नॉन बैंकिंग कंपनीज पे लग रही है, विल बी एप्लीकेबल म्यूटेटस म्यूटेंडिस टू एचएफसीज। अब ये म्यूटेटस म्यूटेंडिस क्या होता है? तो बेसिकली इसका मतलब होता है एज इट इज। जो गाइडलाइंस एनबीएफसीज पे लग रही हैं वो म्यूटेटस म्यूटेंडिस माइनस मतलब एनबी जो एज इट इज, वो गाइडलाइंस एज इट इज किस पे लगने वाली है? एचएफसीज पे, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे लगने वाली है, राइट। तो आरबीआई का इसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आया, उन्होंने गाइडलाइंस को रिवाइज कर दिया। एचएफसीज के लिए पहले कुछ और गाइडलाइंस थी रिगार्डिंग द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ एनसीडीज, राइट, वो भी एक्सीडिंग 1 ईयर मेच्योरिटी वाले। सो ये अपडेट क्या कर रहा है? एचएफसी की प्रैक्टिस को अलाइन कर रहा है एनबीएफसी की प्रैक्टिसेस से। ओके, सो यूनिफाइड गाइडलाइंस हो गई है ये, जो मास्टर डायरेक्शंस आरबीआई के एनबीएफसीज के लिए निकले हुए हैं, डायरेक्शंस 2023 वाले प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए फॉर एनसीडीज हैविंग मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर, वो एज इट इज क्या होंगे? अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे भी लगेंगे, इमीडिएटली ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। और यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स जो है वो कर दिए गए हैं, राइट। सो दिस इज डन टू हार्मोनाइज करने के लिए बेसिकली, राइट, जो प्रैक्टिसेस है उनको कंसिस्टेंट बनाने के लिए एचएफसीज और एनबीएफसीज की। ओके, सो दैट वाज द सर्कुलर। अगला आता है फ्रेमवर्क फॉर इम्पोजिंग मॉनेटरी पेनल्टी एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट बना हुआ है 2017 का 7 का, उसके अंदर जो मॉनेटरी पेनल्टी और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस है, राइट, उसके फ्रेमवर्क में यहाँ पे कुछ चेंजेस बताए गए हैं। सो आरबीआई ने एक रिवाइज फ्रेमवर्क निकाला है फॉर इम्पोजिंग मॉनेटरी पेनल्टीज एंड कंपाउंडिंग ऑफेंसेस अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, जिसको हम पीएसएस एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो प्रीवियस सर्कुलर आया था 2020 का, उसको सुपरसीड कर रहा है, राइट। तो अभी बेसिकली ये प्रिवेल करेगा। यहां पे आप देख सकते हो स्कोप ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, सो ऑपरेटिंग अ पेमेंट सिस्टम विदाउट ऑथराइजेशन, बहुत सारी कंडीशंस दे रखी है कि कॉन्ट्रावेंशन होता क्या है। तो अगर आप एक ऐसा पेमेंट सिस्टम चला रहे हो जिसकी आपने ऑथराइजेशन ही नहीं ली है, दैट्स अ कॉन्ट्रावेंशन। डेलिबरेटली प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, ओमिटिंग क्रूशियल डिटेल्स, राइट। तो ये कुछ स्कोप दे रखा है यहाँ पे जो कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर केसेस टू बी मैनेज बाय सेंट्रल ऑफिस, अगर सेंट्रल ऑफिस केसेस की बात हो रही है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के, तो एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। रीजनल ऑफिसेस के अगर केस है तो कमेटी के अंदर रीजनल डायरेक्टर्स होंगे और 2 सीनियर ऑफिसर्स होंगे, राइट, 2 सीनियर ऑफिसर्स होंगे। सो अगर सेंट्रल ऑफिस की बात करें तो कमेटी में 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, रीजनल ऑफिस की बात करें तो कमेटी के अंदर रीजनल डायरेक्टर होंगे और 2 सीनियर ऑफिसर होंगे। क्राइटेरिया फॉर इन्फोर्समेंट एक्शन, तो वो सिवियरिटी के बेसिस पे पता चलेगा, एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन के बारे में पता चलेगा। ड्यूरेशन और रिकरेंस की पास्ट 5 इयर्स में कितनी बार रिकर हुआ, क्या ड्यूरेशन था, सीरियसनेस क्या थी, तो उन सब फैक्टर्स पे देखा जाएगा। ओके, मॉनेटरी पेनल्टी जो है वो कैसे इंपोज की जाएगी? तो सबसे पहले तो शो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि आप बताओ, शो कॉज नोटिस इशू करके। पर्सनल हियरिंग होगी, स्पीकिंग ऑर्डर निकाला जाएगा लास्ट में, राइट, सारा सब कुछ सुनने के बाद।
और फिर पेनल्टी अमाउंट को डिटरमाइन किया जाएगा। तो बेसिकली जो फैक्टर्स हैं गेन और अनफेयर एडवांटेज के, वो सब देखने के बाद ही, पर पेनल्टी का अमाउंट जो है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, या फिर ट्वाइस द अमाउंट इन्वॉल्व। ये चीज़ आप याद कर सकते हो, विच एवर इज हायर 10 lakhs और 2 times the amount involved, that too whichever is higher, right? एडिशनल पेनल्टी लगाएगी, अगर कोई ऑन गोइंग कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो एडिशनल पेनल्टी लगाई जाएगी 25,000 पर डे की, राइट? और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड भी यहाँ पे चीजें गिवन है, ओके? पेमेंट एंड नॉन पेमेंट इम्प्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज और कंपाउंडिंग मस्ट बी पेड विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर। 30 दिन के अंदर आप सेटल कर दो, राइट? अगर आपने नहीं किया तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चालू हो सकती है, ओके? एंटिटीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा डिटेल्स ऑफ इम्पोज पेनल्टी इन नोट्स टू देयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उसका पार्ट होता है नोट्स टू अकाउंट्स, उसमें आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने इतनी पेनल्टी दी है, ताकि आपके शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स सबको पता चले, ओके? सो दिस वाज बेसिकली द प्रोविजन। और भी हमने आरबीआई के सर्कुलर्स पढ़े थे जनवरी 2025 के, मैं फटाफट से उनको आपको रिकैप करवाना चाहूंगा, राइट? ताकि जनवरी मंथ के हमारे सारे सर्कुलर्स कंक्लूड हो जाएं। इससे पहले जो हमने पढ़े थे, एक तो पढ़ा था मास्टर डायरेक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलेटेड टू नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटी। तो जो एनआर है, नॉन रेजिडेंट है, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन डेट सिक्योरिटी, उसके डायरेक्शंस निकाले गए थे 2025 के, राइट? तो ये हमने कल ही डिस्कस किया था। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है? सो काफी सारे डायरेक्शंस थे, उन सबको क्या किया? कंसोलिडेट कर दिया, ताकि एक सिंगल डायरेक्शन बन जाए यहाँ पे, है ना? अच्छा, अभी अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आना चाह रहा है, नॉन रेसिडेंट आना चाह रहा है, राइट? तो कौन से रूट से आ सकता है? तो एक तो जनरल रूट था, एक वॉलंटरी रिटेंशन रूट था, फुली एक्सेसिबल रूट था, राइट? तो 4 रूट्स हो गए। एक तो जनरल रूट हो गया, एक वीआरआर हो गया, वॉलंटरी रिटेंशन रूट, एक फुली एक्सेसिबल रूट हो गया, और दूसरा ग्रीन बॉन्ड वाला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड रिलेटेड हो गया, स्कीम फॉर ट्रेडिंग सेटलमेंट एंड सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। जनरल रूट के अंदर काफी सारी स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट लिमिट्स होती है, मैक्रो प्रूडेंशियल लिमिट्स भी होती हैं। वॉलंटरी के अंदर काफी सारी मैक्रो प्रूडेंशियल लिमिट्स को ईज कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है, वो नहीं होती है। फुली एक्सेसिबल रूट के अंदर कुछ स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इन्वेस्ट करने का अलाउ कर देते हैं। स्कीम फॉर ट्रेडिंग एंड सिस्टम ऑफ सॉवरेन बॉन्ड्स के अंदर एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द सिक्योरिटीज दैट आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, राइट? सो हमने जनरल रूट की भी बात करी थी। यहां पे एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हो रहे हैं? सबसे पहले एलिजिबल इन्वेस्टर कौन है? तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, एफपीआई। एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट क्या कहते हैं? सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फिर उसके बाद यहां पे स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्युनिसिपल बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, राइट? जो म्युनिसिपल बॉन्ड्स हैं वो भी आपके क्या होंगे? स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर ही आ रहे हैं। सो ये एक स्पेसिफाइड लिमिट दे रखी थी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है तो 6%, स्टेट गवर्नमेंट की है तो 2%। अच्छा, इसके अंदर म्युनिसिपल बॉन्ड्स भी आ गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है तो 15%। इस तरह से यहाँ पे लिमिट्स भी गिवन थी, राइट? उसके बाद हमने जनरल रूट देखा, यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन में सेम चीज गिवन है, ये टेबल को आपको याद रखना है, राइट? ये लिमिट्स को। रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है, एफपीआई इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विथ मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर, उनको 30% से ज्यादा नहीं जाना है, राइट? मैक्सिमम कैप दे रखा है उनका 30% का, ऐसा हमने देखा था वहां पे, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म नेचर की सिक्योरिटीज हो गई, राइट? सिक्योरिटी वाइज लिमिट भी देखी थी हमने कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 30% का कैप रखा गया है। और कॉन्सेंट्रेशन लिमिट की भी हमने यहाँ पे बात की थी, राइट? उसके बाद री इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, अगर आप री इन्वेस्ट कर रहे हो तो 2 वर्किंग डेज के अंदर कर दो, नहीं तो वो आपकी लिमिट कंज्यूम कर लेगा, ओके? नहीं तो आपकी लिमिट कंज्यूम कर लेगा। और ये सब मॉनिटर कौन करने वाला है? तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CCIL, इसको पूरे को मॉनिटर करने वाले हैं, ठीक है? वॉलंटरी रिटेंशन रूट की हमने बात करी थी। सो दिस एनकरेजेस स्टेबल लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। वाई लॉन्ग टर्म? क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट होती है टाइम की, ओके?
सो बेसिकली इसके अंदर आपको काफी सारे जो आपके मैक्रो प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं वो नहीं फुलफिल करने पड़ते, उससे आपको यहाँ पे ईज मिल जाता है। एलिजिबल इन्वेस्टर अगेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होंगे। सारी डेट सिक्योरिटीज जो फेमा के अंदर लिस्टेड है वो सारी आ जाएंगी, राइट। कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस भी गिवन थे, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स ETF के अंदर नहीं कर सकते आप 50% ऑफ इक्विटी से ज्यादा, पार्टली पेड अप डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं अलाउड है, रेपो रिवर्स रेपो अलाउड है पर 10% की उसके अंदर लिमिट है, कैप है। इन्वेस्टमेंट लिमिट भी यहाँ पे गिवन थी, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे यहाँ पे होता है या फिर ऑक्शन के बेसिस पे डिसाइड होता है, राइट। रिटेंशन पीरियड 3 साल का यहाँ पे मिनिमम रिटेंशन पीरियड था। FPI को इन्वेस्ट करना है एटलीस्ट 75% ऑफ द अलॉटेड अमाउंट विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर 75% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ओके। एग्जिट प्रोविजंस भी थे कि अगर FPI को एग्जिट लेना है तो इन तरीकों से वो ले सकते हैं। उसके बाद हमने फुल्ली एक्सेसिबल रूट देखा था। अलाउज अनरिस्ट्रिक्टेड इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर हर में नहीं होता, स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही होता है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के अंदर भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, FPI आ जाते हैं, NRI आ जाते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आ जाते हैं, या कोई भी और रेजिडेंट एज पर दी RBI नोटिफिकेशन, ये सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल इन्वेस्टर के अंदर आ जाते हैं, ओके। स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हो गए ये एलिजिबल इंस्ट्रूमेंट में है, 5 ईयर वाले, 7 ईयर वाले, 10 ईयर वाले, या फिर ऐसे बॉन्ड्स जो RBI ने नोटिफाई कर दिए हैं। तो बेसिकली RBI ही नोटिफाई करता है कि फुली एक्सेसिबल रूट के अंदर क्या क्या आने वाला है। नो इन्वेस्टमेंट लिमिट, जैसा हमने बात किया था, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। कोई मैक्रो प्रूडेंशियल रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, ओके। तो ये सारा डिस्कशन था फुली एक्सेसिबल रूट का। उसके बाद हमने कल की क्लास में सॉवरेन गोल्ड ग्रीन बॉन्ड से भी रिलेटेड डिस्कशन किया था। सो दिस एनकरेजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसका कोर पर्पस क्या है? ये एनकरेज कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, दैट टू इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या थे उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, अभी वापस एक बार करेंगे ताकि एक बढ़िया आपका रिवीजन हो जाए। एलिजिबल इन्वेस्टर, सो फॉरेन इन्वेस्टर इन IFSC इन इंडिया, वो सारे एलिजिबल हैं, ओके, ये सारे एलिजिबल हैं। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली ग्रीन बॉन्ड्स एनवायरमेंट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ऐसी चीजों के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा रेज करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स को यूज किया जाता है, ठीक है। कब इशू हुए थे हमने देखा था, राइट, और कौन से एक्ट के अंदर गवर्न होते हैं ये भी हमने देखा था। फिर आते हैं कॉर्पोरेट डेट इन्वेस्टमेंट रूल्स, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो कॉर्पोरेट डेट इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे रूल्स बने हुए हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि मिनिमम रेजिडुअल पीरियड है मेच्योरिटी का, कि मेच्योरिटी पीरियड मिनिमम 1 ईयर की होनी चाहिए, उससे नीचे की नहीं चलेगी, शॉर्ट टर्म नहीं चलेंगे, एटलीस्ट मेच्योरिटी पीरियड 1 ईयर वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट कर पाओगे अगर आप एक FPI हो तो, ओके। फिर प्रोहिबिशन में भी देखा था कि 1 साल से कम वाले नहीं होने चाहिए, मकाउले ड्यूरेशन 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, पार्टली पेड अप डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं चलेंगे, राइट। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी कल की क्लास में। FPI मस्ट नॉट एक्सीड 50% ऑफ एनी सिंगल कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू, तो यहाँ पे पर इशू के अंदर इशू वाइज भी लिमिट दे रखी है, कैप दे रखी है, और कॉन्सेंट्रेशन लिमिट जो है वो सेम है एज कंपेयर टू जो हमने पहले पढ़ी थी इन केस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, राइट। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, और उसके बाद लास्ट आई थिंक फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमने बात की थी कि NAPFID जो है वो एक AIFI है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। तो उनके लिए क्लियरली RBI ने बता दिया था कि NAPFID जो है वो सारे AIFIs के तरह ही दूसरे जो आपके क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स होते हैं, रेपो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। AIFI स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनको सुपरवाइज और रेगुलेट कौन करते हैं? RBI करते हैं, राइट। अभी कौन कौन AIFI हैं? तो एग्जिम बैंक हो गए, नाबार्ड हो गए, NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक हो गए, SIDBI हो गए, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और NAPFID नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये सारे हमारे 5 AIFI अभी इंडिया के अंदर नोटिफाइड है। ये लिस्ट तो आपको याद होनी चाहिए, दिस इज वेरी बेसिक, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए, राइट। तो NAPFID क्या करता है? बेसिकली लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करता है यहाँ पे,
जैसा हमने देखा था, और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप और रेपो ट्रांजैक्शंस जैसे कि AIFIs को परमिटेड है, वैसे ही NAFID को भी परमिटेड है क्योंकि वो एक खुद AIFI है। ओके, तो ये सारी डिस्कशंस हमने किया था। बेसिकली क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे बायर प्रीमियम पे करता है सेलर को कि अगर कोई डिफॉल्ट रिस्क आता है तो सेलर उस टाइम पे बायर को कंपनसेट करेगा। इसी बात का बायर सेलर को एक प्रीमियम पे करता है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का बहुत मेजर रोल रहा था 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर। ओके, हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा था कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप कैसे वर्क करता है। रेपो ट्रांजेक्शन ये एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग मेथड होता है, राइट। दिस इज द रीपर्चेज ट्रांजेक्शन। तो पहले क्या करते हो, आप किसी को सिक्योरिटीज दे देते हो, लोन ले लेते हो शॉर्ट टर्म नेचर का। बाद में जब लोन चुकाने जाते हो तो उसको वापस सिक्योरिटीज रीपर्चेज कर लेते हो उससे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रीपर्चेज एग्रीमेंट बोलते हैं, रीपर्चेज ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ओके, ये भी हमने डिटेल में लेक्चर के अंदर समझा था। नया डिस्ट्रिक्ट बना था तो वहां पे लीड बैंक अपॉइंट हुआ था। SBI वाज द लीड बैंक विच वाज अपॉइंटेड, राइट, नागालैंड के अंदर। ये भी हमने देखा था। लीड बैंक की स्कीम भी हमने समझी थी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस थ्रू इंटीग्रेशन विद ई-कुबर, तो 30 मार्च को हॉलीडे होने की वजह से यहाँ पे हमने देखा था कि इस बार ई-कुबर प्लेटफॉर्म ऑपरेट करेगा। ई-कुबर प्लेटफॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। 30 मार्च तो आएगी और निकल जाएगी। that's not of much importance, I will say, for examination perspective. ऐसे सर्कुलर्स की जो डिटेल्स होती है, कीवर्ड्स होते हैं, उनके अंदर जो वर्ड्स यूज हुए होते हैं उन पे क्वेश्चन आने का चांस होता है, रादर देन कि वो सर्कुलर डायरेक्ट आ जाए और आपसे 30 मार्च को हॉलीडे थी कि नहीं थी। देखो किसी को नहीं पड़ी है 30 मार्च को हॉलीडे थी कि नहीं थी, पर वहां पे जो टर्म्स यूज हुई है, ई-कुबर प्लेटफॉर्म हो गया, राइट, मल्टीपल टर्म्स जो इसके अंदर यूज हुई है, उन पे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। सो ई-कुबर प्लेटफॉर्म एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है RBI का। ये मैनेज करता है गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन को, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को ऑक्शन करना और अदर टाइप के पेमेंट करना, राइट। ये भी हमने वहां पे देखा था। फिर मास्टर डायरेक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। मुझे लगता है इसके अंदर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना चाहिए, राइट। दीज आर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग डायरेक्शंस ऑफ RBI 2025। इन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को इंफॉर्मेशन देना मैंडेटरी होता है, राइट। एक स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क में हमने देखा था क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज क्या होती है, राइट, उसकी लिस्ट भी देखी थी। क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं वो भी देखे थे। मेंबरशिप लेना मैंडेटरी है। अच्छा, मेंबरशिप फ्री में नहीं मिलेगी, फीस भी है। वन टाइम 10,000 और एनुअल मेंबरशिप फीस ऑफ 5,000। फिर जो रिपोर्टिंग होगी, जो CIC को रिपोर्टिंग करेगी, दैट विल बी इन 3 सेगमेंट। कंज्यूमर सेगमेंट जो फॉर्म 1 होगा, कमर्शियल सेगमेंट जो फॉर्म 2 होगा, और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट जो फॉर्म 3 होने वाला है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा सबमिशन, तो फोर्टनाइटली बेसिस का डेटा सबमिट होगा। जैसे ही फोर्टनाइटली डेटा खत्म होता है, वैसे आपको अगले 7 कैलेंडर डेज के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, और उससे रिलेटेड हमने काफी सारे MCQs भी यहाँ पे देखे थे, राइट। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशंस आर इंक्लूडेड इन द मास्टर डायरेक्शंस, तो ये सारे ही रेगुलेशंस यहाँ पे थे, राइट। फेमा से रिलेटेड तीनों रेगुलेशन को ही कंसोलिडेट करके हमने बनाया था। उसके बाद हमने रूट्स देखे थे। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक रूट नहीं था, एक तो जनरल रूट था, एक फ्री एक्सेसिबल रूट था, एक वॉलेंट्री रिटेंशन रूट था, और आपका सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स वाला हमने पढ़ा था, राइट। यहां पे इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जनरल रूट के अंदर कितना, तो ऑब्वियसली 6%, उसकी पूरी लिमिट यहां पे गिवन है। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 6%, स्टेट गवर्नमेंट है तो 2%, कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी है तो 15% की लिमिट। ये सारी चीजें हमने यहां पे डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने देखा था कौन इन सब चीजों को मॉनिटर करने वाला है, FPI रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को। तो कौन करने वाला है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCIL मॉनिटर करने वाला है, ये सब ट्रैक करने वाला है FPI का इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, मिनिमम पीरियड कितना अवेलेबल था VRR के अंदर, मतलब मिनिमम रिटेंशन पीरियड कितना था, तो 3 इयर्स था। ये याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। VRR के अंदर FPI को इन्वेस्ट करना है कितना परसेंटेज
राइट। विद इन 3 मंथ्स तो हमने पढ़ा था 75% था। अगले 3 महीने के अंदर जो टोटल अमाउंट है उसका 75% आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था ग्रीन बॉन्ड्स वाला, तो फिर ऑब्वियसली अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। कौन सा इसमें से ट्रू था, तो नो मिनिमम रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज, नो मिनिमम मेच्योरिटी रिक्वायरमेंट, एफपीआई कैन इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑफ एनी ड्यूरेशन, नो मिनिमम मेच्योरिटी 1 ईयर हो अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इशू कर रहे हो, तो सी वाला आपका ट्रू था, बाकी सारे यहाँ पे गलत है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको पूरा दिसंबर मंथ के सारे सर्कुलर्स किस तरह से लगे, राइट, ये आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं रहा, और इसके अंदर हम क्या वैल्यूएट कर सकते हैं। डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।